हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर क्लास। सो आज हम लोग यहाँ पर सेशन नंबर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है इससे पहले एक सेशन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट किया था, राइट। तो आज सेशन नंबर 2 में हम लोग 21 से लेकर 40 तक ट्राई करेंगे और एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर पाएँ। ओके, तो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट पहली बार सेशन को देख रहे हैं, सेशन 1 को आप ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे, है ना, तो आपकी एक प्रैक्टिस भी यहाँ पर बनी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कम से मध्यम विकलांगता वाले छात्र हैं, कोई भी एक टीचर है, उसके क्लासरूम में लो टू मॉडरेट डिसेबिलिटी वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो मानक प्रक्रियाओं के अनुसार उस शिक्षक को न्यूनतम कितने दिनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आप इसको ऐसे कंसीडर करो। चलो एक काम करो, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन आप इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लो, एक ऑप्शन सोच लो कि आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है इसमें से, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, पूछा ये गया है कि कोई भी टीचर क्लासरूम के अंदर जाता है तो उसको ये चीज़ पता चलती है कि उसकी क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कम से मध्यम, दैट मीन्स लो टू मॉडरेट डिसेबिलिटी यहाँ पर है। तो उस टीचर को कितने दिन की ट्रेनिंग मिलेगी उस क्लास में जाने से पहले कि आप उन बच्चों को जो कि लो टू मॉडरेट डिसेबिलिटी के हैं, इनको कैसे ट्रीट करोगे, मतलब इनको कैसे मैनेज करोगे क्लास के अंदर। तो कंटिन्यू उनका प्रशिक्षण जारी रहेगा, निरंतर ट्रेनिंग उनकी यहाँ पर चलती रहेगी, है ना। 5 सप्ताह तक उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंटू 7 इंटू 5 कर लीजिए, मतलब 35 डेज का उनका ट्रेनिंग रहेगा। 1 साल का रहेगा या 1 से 2 सप्ताह तक की ट्रेनिंग उनको दी जा सकती है, जिसमें उनको सारी चीज़ें बता दी जाएगी कि कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, है ना, मतलब उन बच्चों के साथ कैसे डील की जाए, ठीक है। उनको मतलब ऐसा फील नहीं करवाना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई थिंक आप सभी ने सोच लिया होगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 से 2 सप्ताह सफिशियंट होते हैं कम से मध्यम विकलांगता वाले छात्रों के लिए। आप उनको कैसे डील करें, कैसे मैनेज करें, उसके लिए आपको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा सकती है। 1 से 2 सप्ताह की सफिशियंट है, मतलब मैक्स टू मैक्स आप बोल सकते हैं 15 दिन। 15 दिन से ज़्यादा ट्रेनिंग की आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक स्टैटिक सही क्वेश्चन है कि अगर इस डिसेबिलिटी वाला छात्र है तो कितने समय आपको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तो 1 से 2 सप्ताह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अंतर्दृष्टि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, हाउ कैन इनसाइट बी डिफाइंड। इनसाइट थ्योरी जो है या अंतर्दृष्टिता होती है ना, इसको कैसे डिफाइन करोगे। सबसे पहले, नैसर्गिक प्रवृत्ति से नजदीकी रूप से संबंधित एक प्रकार का सहज बोध, अ काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट क्लोजली रिलेटेड टू नेचुरल इंस्टिंक्ट। क्या ये एक सहज बोध है जो नेचुरली आपके अंदर आता है, पहला ऑप्शन, ठीक है। इनसाइटनेस, आई थिंक आप गेस्टाल्टिस में से इसको कनेक्ट कर चुके होंगे। दूसरा ऑप्शन, सिस्टमैटिकली अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करना। ओके, तीसरा, अनुभव का अकस्मात पुनर्गठन, सडन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। अचानक से आपको एक आइडिया आ जाता है, हम लोग नहीं बोलते दिमाग की बत्ती जल गई, फ्लैश बल्ब जिसको बोलते हैं, अचानक से आपको आइडिया आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मकता से शामिल एक प्रकार की उत्प्रेरणा, अ टाइप ऑफ इंस्पिरेशन इन्वॉल्व इन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए एक आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आती है ना, कि हाँ, मतलब एक मोटिवेशन आप इसको बोल लीजिए, कि इंस्पिरेशन होती है ना। तो इंसाइटनेस होती क्या है बेसिकली, अगर हम लोग स्टार्टिज्म की बात करें तो ये चीज़ यही होती है कि अचानक से सडन आपको कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं, यही चीज़ पढ़ी हमने। तो सडन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इसको बोला जा सकता है, डेफिनेटली बोला जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका क्लियर था कि कितने समय की विकलांगता होगी, तो 1 से 2 समय तक का आपको ट्रेनिंग, 1 से 2 सप्ताह तक की ट्रेनिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और अंतर्दृष्टि का आंसर क्या हो गया, अनुभव का अकस्मात पुनर्गठन होना, अचानक से आपको आइडिया आ जाना। आई थिंक चिपांजी सुल्तान के दोनों एक्सपेरिमेंट आपको याद होंगे जो उन्होंने रियल में किए थे, है ना। एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखकर वो कैसे उसने केले का बंच उस रूम से प्राप्त किया था, और कैसे एक स्टिक को दूसरी स्टिक से जोड़कर केले के बंच को ऊपर छत पे से उतार लिया था, है ना। यही एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि स्टार्टिज्म के अंदर कॉलर के द्वारा। तो ये वही चीज़ है कि अचानक से कैसे आइडियाज़ आ जाता है, जब प्रॉब्लम आपके सामने होती है हमारा दिमाग काम करता है और अचानक से हमको सडन आइडिया आ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। प्रभाव के नियम का अर्थ क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स प्रभाव का नियम क्या बताता है, लर्निंग और अनलर्निंग ऑफ अ रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द सेटिस्फैक्शन इट प्रोवाइड्स। अनुक्रिया का सीखना या न सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया गया है। ओके,
दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड शुड बी गिवन फॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स, सही अनुक्रिया के लिए बाहरी कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड, कोई बाहरी पुरस्कार दिया गया, ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। तीसरा, द लर्नर हैज़ मोटिवेशन एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड गोल फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए शिक्षार्थी के पास प्रेरणा और स्पष्ट रूप से पहचाना गया लक्ष्य हो, है ना। अधिगम के लिए शिक्षार्थी के पास अपना खुद का एक गोल हो, एक क्लियरली आइडेंटिफाइड गोल हो। एक्सटर्नल पनिशमेंट शुड बी गिवन फॉर रॉन्ग रिस्पॉन्सेज, गलत अनुक्रिया के लिए बाह्य रूप से दंड यहाँ पर दिया जाए। हमें थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में एक नियम पता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट भी होता है, प्रभाव का नियम भी होता है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं और उसमें आपको यदि सक्सेस आपको मिल जाती, सफलता हाथ लग जाती है, तो उस कार्य को आप बार बार करते हैं, है ना। और अगर कोई भी कार्य ऐसा आपने किया जिसमें आपको असफलता हाथ लगी या फिर आप उस कार्य में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कुछ दिक्कत आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम, बैरियर कुछ भी हो सकता है, तो आप उस कार्य को करना पसंद नहीं करेंगे, उस कार्य को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी लैंग्वेज में है लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर इन 4 टर्म्स में से डिफाइन करें तो सबसे सही टर्म यहाँ पर क्या है, लर्निंग और अनलर्निंग ऑफ अ रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द सेटिस्फैक्शन इट प्रोवाइडेड, अनुक्रिया का सीखना या ना सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि के ऊपर निर्भर करता है। ये वही चीज़ है, कार्य अच्छा हो गया तो आप उस कार्य को रिपीट करेंगे, और अगर वो टास्क आपसे अच्छे से नहीं होता है, कोई भी कार्य जिसमें आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, तो वो कार्य आपको पसंद नहीं आएगा, है ना, जो आपके मन का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो ये दोनों चीज़ें रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात कर रही है ना, तो ये थॉर्नडाइक की थ्योरी में नहीं है, स्किनर की थ्योरी में है ना। और यहाँ पर किसकी बात करी गई है, खास प्रेरणा और स्पष्ट रूप से पहचाना गया लक्ष्य, यहाँ पर एक गोल ओरिएंटेड होने की बात करी गई है ना। तो प्रभाव के नियम के लिए केवल एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, और वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, आंसर करिए। यस, एक बार से क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या पूछ रहा है ये। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षा में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां शिक्षण कार्य डिजाइन करने चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषम कक्षा में संलग्न करे, है ना। अब इसने क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 इन द प्रेजेंट क्लासरूम द टीचर शुड डिजाइन टीचिंग एक्टिविटीज सच दैट ऑल लर्नर्स आर एंगेज्ड इन अ हेट्रोजीनियस क्लासरूम, मतलब वो उस पूरे क्लासरूम के अंदर इंटरेक्ट हो पाए, है ना, अच्छे से कनेक्ट हो पाए, संलग्न हो पाए, है ना। हेट्रोजीनियस क्लासरूम मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम लोग बोल सकते हैं ना, बिहेवियर वाले या पर्सनालिटी वाले, एक सही शब्द हम लोग बोले तो बच्चों का व्यवहार अलग है, एक बच्चे की पर्सनालिटी दूसरों से डिफरेंट है ना। एक विषम कक्षा में उनको संलग्न किया गया, तो ऐसा क्लासरूम यदि हमने बनाया है तो इससे बच्चों में क्या आएगा, बच्चे यहाँ पर क्रिएट चैलेंजेस, मतलब हम लोग उनके लिए चुनौती यहाँ पर पैदा करेंगे। मतलब कैसा होना चाहिए, यहाँ पर चुनौती पैदा करने वाला, इंटरेस्ट पैदा करने वाला होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, उत्तेजित यहाँ पर होना चाहिए, या काफ़ी ज़्यादा उत्साहित यहाँ पर होना चाहिए। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। शिक्षक को ऐसी गतिविधियां शिक्षण कार्य के लिए डिज़ाइन करनी चाहिए, तो कैसी गतिविधियां डिज़ाइन करनी चाहिए जो विषम कक्षा के साथ मैनेज हो जाए, है ना, बच्चे उसके साथ अच्छे से अटैच हो जाए या फिर एंगेज्ड हो जाए। तो ये चैलेंजेस क्रिएट करने वाली होना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने वाली होना चाहिए, बच्चे को उत्तेजित करे या बच्चों को उत्साहित करे। तो देखो इसके लिए एक चीज़ ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये चैलेंजेस क्रिएट करें। विषम कक्षा है, हेट्रोजीनियस क्लासरूम है, तो आरटी एक्ट 2009 हमें क्या बोलता है, ये चीज़ इसमें मेंशन करी गई है कि कोई भी चीज़ आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो वो बच्चों के लिए चैलेंजेस क्रिएट करे, चुनौती पैदा करे, ताकि बच्चों के अंदर का जो क्रिएटिविज्म है वो क्या हो, बाहर निकल कर आ सके, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा कि कैसा होना चाहिए, चुनौती पैदा करने वाला होना चाहिए। देखो अगर एनसीएफ 2005 क्या बोलता है ना, एनसीएफ 1978 क्या बोलता है, ऐसे कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, बस ये कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आरटी 2009 का एक्ट जो है, शिक्षक को ऐसी गतिविधियां शिक्षण कार्य के लिए डिज़ाइन करनी चाहिए जो हेट्रोजीनियस क्लासरूम के अंदर कैसी हो, जो बच्चों के लिए चैलेंजेस को यहाँ पर क्रिएट करें, ठीक है। इतना क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर करिएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा, यह कथन किसने कहा था, एक स्टेटमेंट आपके सामने है और ये बताना है ये स्टेटमेंट यहाँ पर किसने दिया है। एक बार से इसको चेक कर लो, ये स्टेटमेंट किसने दिया है।
किसी भी छात्र के विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरीके से विकसित करने के लिए साहित्य, लिटरेचर, संगीत, म्यूजिक और आर्ट, ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट, ऑल the three are necessary for the growth of any student and for the complete development of his personality। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो या मारिया मोंटेसरी ने ये वाली चीज़ यहाँ पर मेंशन करी है। बताइएगा इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा 25 का। किसने, देखो आपको कुछ स्टेटमेंट भी ऐसे ध्यान रखने पड़ेंगे कि ये डेफिनेशन किसने दी है, परिभाषा किसकी है ना, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात यहाँ पर कही है ना। किसी भी छात्र के विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरीके से विकसित करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन सी 3 चीज़ें? लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट। ये वाले बात बोलने वाले रविंद्रनाथ टैगोर या इन शॉर्ट नारायण टैगोर भी इनको मेंशन किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है। विद्यालय का वातावरण कैसा हो सकता है? शारीरिक हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, कल्चर हो सकता है। और उसके एग्जाम्पल, शारीरिक है तो किस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा, इस तरीके से, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपके सामने, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर विजिबल है। 4th ऑप्शन में यहाँ पर लिख देती हूँ 1, 2, 4 एंड 3, है ना। ये 4th नंबर का ऑप्शन है। अब आप सिलेक्ट करिए क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ये आपका 1, ये 2, ये 4 और ये 3, है ना, दिख रहा है यहाँ पर 1, 2, 4, 3 लिखा हुआ है। चलिए, बढ़िए आगे और आंसर करिए। सबसे पहले तो देखिए कि क्या आंसर यहाँ पर इसके करेक्ट हो सकते हैं। देखो, शारीरिक फिजिकल समझ में आ रहा है क्या? लव एंड केयर फिजिकल है, प्लेइंग विथ फ्रेंड फिजिकल है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बता दो ना। स्कूल का एनवायरनमेंट अभी फिजिकल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही होगी। नंबर ऑफ क्लासरूम फिजिकल है, रिचुअल्स एंड कल्चर फिजिबल है। जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है, जैसे कि संस्कृति को देखकर अगर आपको लग रहा है इसका 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर कोड आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि 4th का आपको पता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 4 का 4 ही होना है, या फिर नंबर में लिख रहे हैं तो इसका 4 ही होगा, है ना। कैसे भी, जो भी आपको सही लग रहा है वैसे इसको अरेंज करके देखिए क्या आंसर यहाँ पर इसका आ सकता है। मुझे ये लग रहा है कि कल्चर का यही होना चाहिए, है ना। इसकी वजह से मेरे को ये पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है। बाकी के 3 में सब मैं सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि देखो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो ये कंफ्यूज कर सकता है कि सोशल में मैं किसको लगाऊं, साइकोलॉजिकल में किसको लगाऊं, है ना। कौन सी एक्टिविटी साइकोलॉजिकल होगी, सोशल होगी, फिजिकल होगी, है ना। अब फिजिकल में आप क्या बोलोगे कि खेलना फिजिकल है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है खेलना फिजिकल है, तो इसके लिए मैंने कोड डिसाइड कर लिया 2। मनोवैज्ञानिक क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल क्या हो सकता है? प्यार और देखभाल हो सकता है, लव एंड केयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सोशल में अब क्या बच रहा है हमारे पास? कक्षों की संख्या, नंबर ऑफ क्लासरूम जो है वो एक सोशल में हम लोग कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं। तो 2, 1, 3, 4 मेरा कोड बन रहा है, 2, 1, 3, 4 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। देखो 3 चीजें तो आपकी क्लियर थी, ये भी क्लियर था, ये भी क्लियर था, ये भी क्लियर था। अब सोशल बच रहा है, तो सोशल में हम लोग नंबर ऑफ क्लासरूम, कक्षों की संख्या ही लगा सकते, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है भी नहीं, है ना। तो चलिए, क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए, बी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। विबग्योर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। आपको ध्यान होगा इंद्रधनुष में जो 7 कलर होते हैं, जिसको हिंदी में बेजानी, हपी, नाला बोला जाता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला करके, है ना, हिंदी में ये बोला जाता है। वैसे एग्जाम में ये इसी तरीके से पूछा गया, उसने एक्सप्लेन नहीं किया था कि हम लोग बेजानी, हपी, नाला की बात करें। बैंगनी इसका इंग्लिश है बस, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना। वो इसी तरीके से ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया और वायलेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये न्यूमोनिक है, ये परसेप्शन है, ये थिंकिंग है, या फिर ये लॉजिक है। तो देखो मेमोरी में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है न्यूमोनिक करके, है ना। न्यूमोनिक मतलब जिस भी चीज़ को आप याद कर रहे हो ना, उसको क्या करो, कोड वर्ड में याद करो, है ना। अब मेरे को इसे 7 कलर एकदम से याद नहीं रहते हैं ना, तो मैंने एक कोड बना लिया। हिंदी वालों ने बेजानी, हपी, नाला का, और इंग्लिश वालों ने विबग्योर बना लिया। अब मैं पूछूंगी कि चौथा कलर कौन सा है, तो मैं फटाफट से बेजानी, ह मतलब हरा कलर 4th नंबर पे दिखाई देता है आपको रेनबो के अंदर, इंद्रधनुष के अंदर, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी प्रकार का कोड कर लेते हैं याददाश्त के लिए, अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, या फिर उन चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर करने के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, दीर्घकालीन स्मृति के अंदर, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? न्यूमोनिक कहलाती है, ठीक है। याद रहेगा, न्यूमोनिक इसको यहाँ पर बोला जाता है, और ये इसकी स्पेलिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका
करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 28 अगेन मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको डिसेबिलिटी के बारे में, दिव्यांगता का प्रकार पूछा गया है और उनके लिए कौन सी पाठ्यचर्या सुटेबल रहेगी, उनके लिए किस पाठ्यचर्या का आप प्रयोग करेंगे वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, मतलब क्या उनके लिए कुछ चेंजेस होंगे क्या करिकुलम के अंदर, इस चीज़ को देखना है। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के सामने लिखा हुआ है कि जो बच्चे लोकोमोटर डिसेबिलिटी में होते हैं उनके लिए किसी भी पाठ्यचर्या में कोई भी अनुकूलन एडेप्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब साधारण बच्चों की तरह आप उनको पढ़ा सकते हैं। सीखने संबंधी दिव्यांगता, अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसके सामने लिखा हुआ है शिक्षण रणनीतियों एवं निर्देशात्मक विधि में अनुकूलन, मतलब एडेप्शन इन टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड, मतलब इन बच्चों के लिए आपको यहाँ पर थोड़े से परिवर्तन करने पड़ेंगे। अनुकूलन यहाँ पर, एडेप्शन यहाँ पर टीचिंग स्ट्रेटजीज और इंस्ट्रक्शनल मेथड के अंदर लाना पड़ेगा। अल्पदृष्टि दिव्यांगता जिनको भी है उनका लो विजन इम्पेयरमेंट, बड़े अक्षरों में उनको किताबें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जिनको भी यहाँ पर लो विजन इम्पेयरमेंट है उनके लिए बड़े बड़े अक्षरों की किताबें आप यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि इन दोनों में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये तो पता चल गया कि जिनको कम दिखाई देता है, जिनको लो विज़न इम्पेयरमेंट है, उनके लिए बड़े अक्षरों की किताबें लेकर आनी चाहिए। तो मुझे ये पता चल गया कि लास्ट में तो सी ही आना है, बाकी कुछ पता हो ना हो लास्ट में तो सी ही आएगा। ठीक है, अल्पदृष्टि वालों के लिए ही ये एक ऑप्शन है, तो हम लोग बोल सकते हैं सी आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, मतलब सी पीछे आ जाएगा। सी केवल इसमें है, मतलब आंसर कौन सा करेक्ट होना है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा भी वैसे आसान है, इजीली आपसे बन जाता। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनको चलन बाधित दिव्यांगता है, जिनको चलने में समस्या या किसी भी प्रकार की लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उनको आप साधारण बच्चों की तरह ही पढ़ा सकते हैं। उनके लिए आपको करिकुलम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। जो आप पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से पढ़ाइए। जिनको सीखने में दिक्कत है तो डेफिनेटली, मान लो किसी को पठन विकृति है, किसी को डिसलेक्सिया जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पठन विकृति, अगर किसी को डिसलेक्सिया है तो डेफिनेटली मुझे उसको थोड़ा अलग से टाइम देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मान लो अगर मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा तो डेफिनेटली उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ पाएगी, तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चों से थोड़ा पिछड़ जाएगा। अगर डिसकैलकुलिया भी हुआ है ना, जो भी डिस्प्रैक्सिया हुआ, डिस्ग्राफिया हुआ, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे पढ़ने में पीछे रह जाएंगे। तो इनके लिए मुझे थोड़ा सा अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो है उनके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं बोल सकती हूँ इसके सामने लिखा हुआ ये चीज़ बिल्कुल सही है, इसके सामने लिखी हुई चीज़ बिल्कुल सही है और ये इसका करेक्ट है। तो 1 2 3 कोड बन जाएगा। 1 2 3 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कोई एडेप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी हाँ, आपको यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे और अल्पदृष्टि के लिए आपको बड़े अक्षरों की किताबों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के पास चलते। 28 हो चुका है, 29 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे की समझने की योग्यता का आकलन कर सकते हैं। बच्चों की जो समझने की योग्यता है, बच्चों की जो एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो पावर है, उसको कैसे समझा जा सकता है, किस प्रश्न के थ्रू समझा जा सकता है। 4 प्रश्न आपके सामने हैं। Which of the following is the best question by which we can assess the child ability to understand? भारत की राजधानी क्या है? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि जहाँ पर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को जानने का मौका मिलेगा। भारत की राजधानी क्या है? ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, बच्चा एक वर्ड में जवाब देकर फ्री हो जाएगा। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये भी स्टैटिक क्वेश्चन ही हुआ, है ना। हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, यहाँ पर बच्चे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वाई लिखा हुआ रहता है ना, वाई और क्यू आप ऐसे समझ लीजिए। क्यू अगर हमने उससे पूछा है, वाई हमने उससे पूछा है, मतलब कि हम लोग जानना चाहते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना। आप चाहे तो खुद ट्राई करके देख लीजिए। किसी से भी जब आप कुछ पूछते हैं तो वहाँ पर अगर आपने क्यू लगाया, मतलब कि आप ये चाह रहे हैं कि वो अपने वर्ड्स में उस चीज़ को एक्सप्लेन करे, राइट। तो सी आंसर यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट है। और डी का देख लीजिए, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। बच्चा डेट ऑफ बर्थ और सन बताकर फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा जिससे हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन आपका मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है। काफ़ी लॉजिकल है, आप अपना टाइम यहाँ पर ले सकते हैं। और संज्ञानात्मक विकास, पियाजे मॉडल का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको बताया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ों को यहाँ पर लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर है, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल होता है, मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल होता है, आकारिक संक्रियात्मक जिसको डिडक्टिव थिंकिंग यहाँ पर बोला जा सकता है। ठीक है,
और यहाँ पर 6 स्टेटमेंट है, जो सबसे अच्छा लग रहा है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेट 1 में आपके पास 4 पॉइंट है और सेट बी में आपके पास 6 पॉइंट है। देखो अभी जो प्रीवियस में हम लोग कर रहे थे ना, आप वैसे भी अरेंज कर सकते हैं कि मुझे और कुछ नहीं तो ये पता है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है, डीप थिंकिंग करता है, रिपीटेशन ऑफ वर्क करता है, फॉर्मल करता है। क्योंकि देखो इधर 4 है, ये दिख रहा है हमको, इस साइड 4 है और इधर दिख रहा है 6, तो डेफिनेटली कोई 2 चीज़ें या कोई 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो यहाँ पर स्किप हो जाएंगे, छूट जाएंगे, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सही बैठे, और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन से ही बनते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऑप्शन नंबर 1 ले लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 ले लीजिए और कट करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्ट करना मुश्किल होता है कि कौन से 2 नहीं होंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, यहाँ पर सेंसरी मोटर में आप वस्तु स्थायित्व और अहम केंद्रवाद को लेकर आ जाएंगे, रिपीटेशन ऑफ वर्क भी लेकर आ जाएंगे, मतलब ए के लिए 3 पॉइंट करेक्ट हो रहे हैं, दूसरा, तीसरा और 5वां। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्किप करना पड़ेगा, और स्किप करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्या करिए, ऑप्शन से सिलेक्ट कर लीजिए, पहला ऑप्शन करेक्ट है क्या, दूसरा करेक्ट है क्या, तीसरा और चौथा। एक बार से आप अपने साइड से करके देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ट्रेंड में है मैच द कॉलम, तो उसी हिसाब से आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। आप अपनी साइड से बना लीजिए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है, फिर हम लोग फटाफट से इसको डिस्कस कर लेंगे। करें स्टार्ट क्या, चलो 1 मिनट और ले लो। चलो मैं ऑप्शन से सिलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, है ना, तो एक बार ऑप्शन से भी कर लेते हो, बाकी फिर आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है सेंसरी संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर में ऑप्शन नंबर 2 इसने लिखा हुआ है, सेंसरी मोटर के अंदर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, पिकअबू टेक्निक बच्चे को सिखाई जाती है, उसके थ्रू बच्चा खेलता है, ना होने पर भी उस चीज़ को वहाँ पर होने का उसको एहसास होता है, फील होता है। तो सेंसरी मोटर में ये चीज़ होती है कि डेफिनेटली होती है, तो मुझे पता है कि इसका 2 होगा तो करेक्ट है। प्री ऑपरेशनल के सामने इसने लिखा हुआ है 3। प्री ऑपरेशनल में बच्चों के अंदर ईगो सेंट्रिज्म होता है क्या, अहम केंद्रवाद होता है क्या, चीज़ें उसको अपने अराउंड ही लगती है, उसको भूख लग रही है तो उसको ऐसा लगता है पूरे घर वालों को भूख लग रही है ना, ये चीज़ होती है क्या, बिल्कुल होती है, तो ये कोड भी बिल्कुल सही है। कंक्रीट ऑपरेशनल के सामने लिखा हुआ है 1, मतलब रिवर्सिबल थिंकिंग, चीज़ों को उलटना पलटना, बच्चों को प्लस माइनस की जो ट्रिक सिखाई जाती है, 4 2 6 होते हैं, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ऐसे उलटने पलटने वाली चीज़ें बच्चों को समझ में आ जाती है क्या, मूर्त संक्रियात्मक में, मतलब 7 से 12 में, हाँ डेफिनेटली आ जाती है, तो मैं बोल सकती हूँ इसके लिए एक बिल्कुल करेक्ट है। डी का 4, मतलब कि आकारिक संक्रियात्मक चिंतन के अंदर जो है, आकारिक संक्रियात्मक चिंतन के अंदर जो है निगमनात्मक, एक सेकेंड, डिडक्टिव थिंकिंग, निगमनात्मक कार्य यहाँ पर होते हैं, ये फॉर्मल ऑपरेशनल यहाँ पर लिखना था, है ना, और डिडक्टिव को यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो इससे ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब आगे पीछे हो गया। देखो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा निगमनात्मक चिंतन यहाँ पर करने लग जाता है क्या, बिल्कुल हो जाता है ना। डिडक्टिव थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है कि वो यहाँ पर डिडक्टिव रूप में निगमनात्मक तरीके से चीज़ों को सोचने की कोशिश करता है, तो ये चीज़ करेक्ट है, इसमें अभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, हो सकता है ना। अभी भी हम लोग इतने क्लियर नहीं है, तो आप चाहें तो ऑप्शन नंबर बी के पास आ जाइए। ए का 5 हो सकता है क्या, है ना, रिपीटेशन ऑफ वर्क करता है बच्चा संवेदी प्रेरक में, बिल्कुल करता है ना, कार्य को दोहराता रहता है, क्योंकि वो उसको चीज़ें समझ नहीं आती तो एक ही कार्य को बार बार करने की कोशिश करेगा। आप उसको फ़ोन दीजिए, वो बार बार फेंकने की कोशिश, फेंक कर देखेगा कि टूटा कि नहीं टूटा, वो बार बार उसी चीज़ को करता रहता है ना, करके देखना आप बिल्कुल इसको। दूसरा देख लीजिए, प्री ऑपरेशन में बच्चा क्या करता है, गहन आत्मबोध, प्री ऑपरेशन में डीप थिंकिंग हो सकती है क्या, है ना, 6 नंबर का लिखा है, नहीं हो सकती है, मतलब बी वाला इनकरेक्ट है। सी में लिखा है इसने ए का 5वां होगा, बिल्कुल हो सकता है। सेंसरी मोटर में पुनरावृत्ति कार्य होते हैं। बी में सेकंड नंबर का प्री ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है क्या, प्री ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना, एक छोटे लेवल का बच्चा, 2 साल का बच्चा करता है, 2 साल से आगे बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाती है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया, सी भी इनकरेक्ट हो गया। डी में लिखा है इसने ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की जा रही है। बी का तीसरा अहम केंद्रवाद ईगोसेंट्रिज्म की बात की जा रही है, बिल्कुल करेक्ट है। सी का 4 इसने लिखा है ना, फॉर्म मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डिडक्टिव थिंकिंग होगी, नहीं होगी, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया, है ना। और अगर आप इसको देखें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबल थिंकिंग होती है, रिवर्सिबल तो पहले ही हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक में, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है।
ठीक है, तो डी भी यहाँ पर नेगेटिव है, केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जहाँ पर 4 से ज़्यादा सेट हो वहाँ पर आप ऑप्शन से ही करिएगा, क्योंकि समय कम लगता है और चीज़ें फटाफट सॉल्व हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के पास चलते हैं। स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल किसका उदाहरण है, जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है ग्रोस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल क्या है और फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल क्या है, रिस्पेक्टिवली आपको बताना है 1 बाय 1 करके। देखो बच्चे में सबसे पहले क्या आता है, ग्रोस मोटर स्किल आता है, उसके बाद क्या आता है, फाइन मोटर स्किल आता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें से ग्रोस मोटर स्किल कौन सा है, कौन सा यहाँ पर ग्रोस मोटर स्किल में आएगा। बच्चा सबसे पहले बड़ी बड़ी एक्टिविटी करना सीखता है और उसके बाद उसके अंदर आ जाता है परफेक्शन, मतलब फाइन टास्क वो करने लग जाता है। भागना यहाँ पर हो सकता है ग्रोस मोटर स्किल, है ना। और फाइन मोटर स्किल चित्र बनाना हो सकता है क्या, बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये चीज़ सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्क्वीज यहाँ पर करना, है ना, हम लोग बोल सकते हैं फाइन मोटर स्किल है ना। और चलना जो है ग्रोस मोटर स्किल, तो ये अपोजिट है। हमको पहले ग्रोस निकालना है और फिर फाइन निकालना है, पहले स्थूल निकालना है और फिर हमको सूक्ष्म यहाँ पर निकालना है। ठीक है, पकड़ना, कैचिंग और क्लाइंबिंग करना हम लोग बोल सकते हैं दोनों के दोनों ग्रोस मोटर स्किल में। आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और क्लैपिंग करना दोनों ही फाइन मोटर स्किल हैं। तो केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है और वो है ऑप्शन नंबर 1। भागना, रनिंग इज अ ग्रोस मोटर स्किल और ड्राइंग इज अ फाइन मोटर स्किल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए। वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वाइगोत्स्की की ऐसी पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे को सीखने में सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से चीज़ों को सीख रहे हैं, मतलब टीचर बच्चों की हेल्प कर रहा है, वहाँ से बच्चों को लर्निंग हो रही है, कोलैबोरेशन की बात हो रही है, डिस्कवरी है, ये म्यूचुअल लर्निंग है, ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल टीचिंग है, प्रतिपादक शिक्षण यहाँ पर कहलाएगा। क्या इसको हम लोग कहेंगे, तो देखो अगर हम लोग बात करें वाइगोत्स्की की, राइट, तो वाइगोत्स्की ने यहाँ पर क्या बोला है कि बच्चा जो है जिनको उनसे ज़्यादा नॉलेज है उससे वो ज्ञान प्राप्त करता है, दैट मीन्स MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, या फिर उसको हेल्प चाहिए तो यहाँ पर इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा के माध्यम से उसको टेम्परेरी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, ये शब्द भी हमने सुना है। ZPD भी हमने सुना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पर बच्चे का एक दायरा सेट होता है ना, जिससे जो वो बिना हेल्प के क्या कर रहा था और जब उसको हेल्प मिली तब वो क्या कर पा रहा है, राइट। तो इसे क्या बोला जाता है, पारस्परिक शिक्षण बोला जाता है, म्यूचुअल लर्निंग यहाँ पर बोली जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, क्योंकि देखो वो खुद खोज करके सीखे, इसमें उसको किसी की हेल्प तो चाहिए नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि वाइगोत्स्की की थ्योरी दूसरों के हेल्प के माध्यम से आसपास के एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीखने की बात करती है। कोई प्रोग्राम तरीके से सीख रहा है, स्टेप बाय स्टेप सीख रहा है, तो वो भी करेक्ट नहीं है। एक्सपोनेंशियली उसकी ग्रोथ इंप्रूव हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गई, तो ये भी हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि वाइगोत्स्की की थ्योरी में ऐसा कुछ था, है ना। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा और क्या बचा है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बचा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 33 को देखिए, आंसर करिए। ये भी एक स्टेटमेंट ही है। आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप उसे अपने भीतर खोजने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड करने की बोल रहा है यहाँ पर कि यू कांट टीच अ मैन एनीथिंग, आप उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते, यू कैन ओनली हेल्प हिम फाइंड इट विद इन हिमसेल्फ, वो खुद को यहाँ पर सर्च कर पाए कि वो एक्चुअल में है क्या, है ना। हम लोग वो बड़े बड़े कोट वगैरह सुनते हैं ना, उसमें बोला जाता है कि हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे, हम सिर्फ आपको खुद ढूंढो, अपने आप में खुद ढूंढो, खुद को फाइंड आउट करो कि आप एक्चुअल में हो क्या, है ना। वो वाली चीज़ यहाँ पर बोली गई। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है, TP ग्रीन ने दिया है, जॉन डुई ने यहाँ पर दिया है, ये गैलीलियो गैलीली का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, बताइए आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं कि वो खुद को ढूंढ पाए, है ना, मतलब अपनी पर्सनालिटी को समझ पाए कि वो कौन है। ठीक है, तो ये किसने बोला है, ये गैलीलियो ने बोला है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गैलीलियो के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है। चलिए 34 को देखिए, आंसर करिए। थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे ब्लैंक के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू थॉमस पी ग्रीन, टीचिंग इज द वर्क ऑफ अ टीचर विच इज डिनोट फॉर द चाइल्ड टू, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पर फिल करके देखो, है ना। शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, मतलब शिक्षण बच्चों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।
मतलब टीचिंग आप जो कर रहे हैं बच्चों को एवेल्युएट करने के लिए, बच्चों का डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए या फिर बच्चों की लर्निंग करवाने के लिए आप इसको प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप मूल्यांकन में ये मानकर चल रही हूँ कि आप सभी ने हटा दिया होगा, क्योंकि अभी हम बेसिक से चीज़ें समझते हैं कि केवल बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए हम लोग टीचिंग नहीं कर रहे हैं या फिर बच्चों की ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग टीचिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बच रहे हैं। कौन से 2 ऑप्शन? एक तो डेवलपमेंट बच रहा है और दूसरा बच रहा है यहाँ पर आपका लर्निंग। अब मुझे ये बताओ कि डेवलपमेंट करेक्ट करें या फिर लर्निंग करेक्ट करें। देखो डेवलपमेंट में तो उसका पूरा डेवलपमेंट आ जाएगा, फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, है ना, सारे इंटेलेक्चुअल, सब सब डेवलपमेंट उसके अंदर आ जाएंगे। और लर्निंग में केवल उसका अधिगम यहाँ पर हो रहा है, केवल वह चीज़ों को सीख रहा है। तो टीचिंग का पर्पस बच्चों को केवल लर्निंग करवाना है या उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना है? डेफिनेटली ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना है, तभी तो बच्चों को सारी एक्टिविटी करवाई जाती है, पढ़ाने के साथ साथ दूसरी पूरी एक्टिविटी करिकुलम में ऐड करी जाती। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं डेवलपमेंट यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा कि टीचिंग का कार्य है बच्चों का पूरा डेवलपमेंट करना। और ये वाली बात किसने बताई है? थॉमस पी ग्रीन ने बताई। और हम लोग भी इसी चीज़ को मानते हैं कि पूरा डेवलपमेंट हम लोगों को बच्चों का करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, आंसर करिए। विभिन्न प्रकार की अभिक्षमताओं के बारे में ज्ञान हमें अपने मेहनत को कम करने और ब्लैंक को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एप्टीट्यूड, है ना, बहुत अलग अलग डिफरेंट एप्टीट्यूड्स हमारे पास है, बहुत सारी अभी क्षमताएं हमारे पास है ना, वो चीज़ें इनेबल करेगी टू मिनिमाइज आर एफर्ट। मतलब हम लोग अपनी मेहनत को कम करें, है ना। हम लोग बोलते हैं ना हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो उसने यही बोला है कि मिनिमाइज आर एफर्ट, अपने एफर्ट को कम करें और मैक्सिमाइज करें किस चीज़ को? प्रॉब्लम को, स्टडी को, मेमोरी को या फिर लर्निंग को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की अभिक्षमताएं, बहुत डिफरेंट एप्टीट्यूड हमारे पास है। एप्टीट्यूड दैट मीन्स कि आपके पास कई सारी एबिलिटी है, आप एक अच्छा सा गाना भी गा लेते हैं, आप अच्छे डांसर भी हैं, आपका पढ़ने में भी बहुत अच्छा दिमाग है, आप काफ़ी कैलकुलेटिव भी हैं, सारी चीज़ें आपके पास है। तो डिफरेंट स्किल्स या डिफरेंट एटीट्यूड आपके पास है। तो इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, इससे आपकी स्टडी बढ़ेगी, इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी, इससे आपको लर्निंग में हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इससे क्या होगा? इससे हमें लर्निंग में यहाँ पर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, बोला जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चारों ऑप्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। संवेदी की उत्तेजना के अभाव में एक संवेदी अनुभव यहाँ पर क्या कहलाता है? अ सेंसरी एक्सपीरियंस इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर इज कॉल्ड, है ना। संवेदी की उत्तेजना के अभाव में एक संवेदी अनुभव क्या कहलाएगा? सेंसरी एक्सपीरियंस इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलेशन को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हमने बात करी, सेंस होते क्या हैं, आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से, ना। अगर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी हमारे आसपास नहीं हो रही है, फिर भी हमें उसका एहसास हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार का डिसऑर्डर या एक प्रकार की विकृति हमको बोल सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो इस बीमारी से पीड़ित है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि कोई भी वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो चीज़ आपको फील हो रही है कि मेरे पीछे कोई गन लेके खड़ा है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसा विचार किसी व्यक्ति के दिमाग में आ रहा है तो उसको क्या यहाँ पर कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा हालोकिनेशन, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मति भ्रम। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मति भ्रम बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक होता है डिल्यूजन, है ना, ये सब भ्रम के ही प्रकार है, मतलब एक टाइप का, वो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग अपने मन में इमेज बना लेते हैं। तो डिल्यूजन में क्या होता है? डिल्यूजन में पूरे टाइम आपके दिमाग में ये चलता रहता है। डिल्यूजन भी एक प्रकार का कन्फ्यूजन या भ्रम ही है ना। इसमें ये होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कोई मुझे मार देगा, इस प्रकार की चीज़ें चलती है। और मति भ्रम, हॉलोकिनेशन और डिल्यूजन में बहुत ही छोटा सा एक डिफरेंस होता है। मति भ्रम में आपको फील हो रहा है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, ये वाली चीज़। और डिल्यूजन में ये होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कोई मुझे मार ना दे, मतलब आगे क्या होगा या ऐसी चीज़ें आती है ना। इसमें सेंस काम नहीं करता है, इसमें बस आप सोचते हैं, है ना।
इसमें आप सिर्फ थिंकिंग, आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है, किसी भी व्यक्ति जो इस डिसऑर्डर से, डिल्यूजन से पीड़ित है, उसकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है और मति भ्रम में आपको फील होता है ना। फील होना और थिंक करना दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। फील होना मतलब आपको लग रहा है आपको कोई मारने आ रहा है, और यहाँ पर थिंकिंग की बात हो रही है, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई ऐसा ना कर दे, ठीक है। तो ये डिल्यूजन हो गया, हॉलोकिनेशन हो गया। एक चीज़ और होती है इल्यूजन। इल्यूजन तो बहुत सामान्य सा वर्ड है। इल्यूजन में हमको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, रेगिस्तान में आपको आगे लग रहा है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है, तो वो एक प्रकार का कन्फ्यूजन ही है, उसको भ्रम ही, इल्यूजन ही बोलेंगे। और सेकंड नंबर पर जो होता है व्यामोह होता है, पैरानोया होता है, तो ये भी एक प्रकार का कन्फ्यूजन ही होता है, भ्रम ही होता है ना। इसमें भी व्यक्ति जो है एक प्रकार के कन्फ्यूजन में चला जाता है, उसको ऐसा ही लगता है ना, कि सामने वाला उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या सेंसरी एक्सपीरियंस इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलेशन रिसेप्टर इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी, हॉलोकिनेशन इसको कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 37 को देख लेते हैं। 37 यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से दो विशिष्ट व्यवहार पैटर्न है जो दिल के बढ़ने और घटने की संभावना के साथ एक प्रकार का रोग हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न टाइप, है ना, कौन सा पैटर्न का टाइप होगा विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज लाइकलीहुड ऑफ हार्ट डिजीज रिस्पेक्टिवली। मतलब इसको अगर अपन अपनी लैंग्वेज में समझें तो ये एक प्रकार की दिल की बीमारी के बारे में पूछ रहा है, जिसमें दिल की बीमारी के बढ़ने की संभावना और कम होने की संभावना रहती है ना। तो ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसा कौन सा टाइप है, बेसिकली इसने टाइप की बात करी है। तो देखो, ये टाइप ए टाइप सी हो सकता है, टाइप ए टाइप बी हो सकता है, टाइप बी टाइप सी और टाइप सी टाइप टी, है ना। तो मान लो आपने इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा, मान लो हमने फ्रीडमैन की थ्योरी पर्सनालिटी के अंदर नहीं पढ़ी, है ना, भूल गए, हमने नहीं पढ़ी, है ना। तो भी आप अगर तुक्का भी लगाएंगे तो देखो, जो भी बीमारियां यूजुअली प्रयोग की जाती है टाइप ए टाइप बी के नाम से ही करी जाती है। मतलब दो टाइप दिए हैं उन्होंने, ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया, जैसे शेल्डन वगैरह ने पर्सनालिटी के दिए थे, उन्होंने कैटेगरी की टाइप ए एंड टाइप बी। दो टाइप की पर्सनालिटी के व्यक्तित्व, दो प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। अब ये जो टाइप ए होते हैं ना, ये वाले कौन होते हैं, ये वाले वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि क्रूर प्रवृत्ति के, या फिर ऐसे कि उनसे कुछ भी बोलो तो वो हमको मतलब एक तरीके से बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, या उनके पास भी खड़े हो जाओ तो आपको लगेगा बस यहाँ से चले जाना चाहिए। एक नेगेटिव नकारात्मक व्यवहार वाले ये व्यक्ति होते हैं, मतलब ज़िंदगी से परेशान इंसान, इनको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जिनके चेहरे पे हर टाइम आपको गुस्सा दिखाई देगा। तो ये होती है टाइप ए पर्सनालिटी। क्योंकि आप इसको ऐसे कनेक्ट कर रहे हो, अभी आप ये सोचो कि ये हार्ट से कैसे कनेक्ट किया इन लोगों ने, है ना। तो ये ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी है तो हम लोग बोल सकते हैं वो टाइप ए है, टाइप ए है। और उससे रिलेटेड अगर उसको हार्ट की बीमारी भी बढ़ने की संभावना, हार्ट की बीमारी होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है। अब होता है टाइप बी। अब टाइप बी के अंदर ये चीज़ हो जाएगी कि टाइप बी काफ़ी हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, काफ़ी मिलनसार होते हैं, उनको लोगों से मिलना बातचीत करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद होता है, ठीक है। तो ये होता है टाइप बी। और इन लोगों में हार्ट की जो बीमारी की संभावना बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल लेस यहाँ पर होती है, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो और ये दिया किसने था, ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये थ्योरी देने वाले यहाँ पर थे फ्रीडमैन। किसने दिया है, फ्रीडमैन ने दिया है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा गया था कि किस प्रकार के टाइप से इसको डिफाइन किया गया है, तो टाइप ए और टाइप बी से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और किसने दिया है, तो फ्रीडमैन ने ये थ्योरी यहाँ पर दी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के पास चलते हैं। लोगों के एक समूह में स्कोर के प्रसार या परिवर्तनशीलता का एक उपाय क्या कहलाता है। अ मेजर ऑफ द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ स्कोर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड। लोगों के एक समूह में स्कोर के प्रसार या परिवर्तनशीलता का एक उपाय, मतलब अ मेजर ऑफ द स्प्रेड और वेरिएबल, मतलब अगर हम लोग ऐसे देखें, आपको एक डायरेक्ट रियल एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। ये वाली चीज़ आपने पढ़ी है क्या इंटेलिजेंस के अंदर, है ना, ये वाली चीज़। अगर हमको इसको ऐसे कंसीडर करना हुआ, है ना, अ मेजर ऑफ द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ अ स्कोर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड। मतलब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो है 85 से
110 के बीच में जो है चीज़ें लाई करती है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि इंटेलिजेंस का ही ये एक ग्राफ है जिसको फ्लाइन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है ना। फ्लाइन इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली इंटेलिजेंस बताता है कि लोगों का जो इंटेलिजेंस है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि 90 होता है ना। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि 90 के आसपास या 90 से 110 के बीच में होता है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल दिखाया गया है कि एक्चुअल में जो यहाँ पर कई दशकों से इस पर जो प्रयास किए गए थे, तो इन्होंने कांस्टेंट चीज़ देखी कि लोगों का जो आईक्यू है 85 से 110 के बीच में यहाँ पर उनको दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अ मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ अ स्कोर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। कई सारे लोग, इन्होंने क्या बोला, एक दशक तक, मतलब 10 सालों तक इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इस चीज़ के ऊपर स्टडी किया और इन्होंने ग्राफ निकाला कि हमने जितने भी लोगों पर स्टडी किया उनका आईक्यू 85 से 110 के बीच में यहाँ पर लाई कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है ना, कई सारे लोगों पर स्टडी हुई, हज़ारों लोगों पर स्टडी हुई है, तो इससे बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी इसको बोला जाता है। और इसका जो सिंबल है वो इस तरीके का है। ठीक है, अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, कभी होगा तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। एग्जाम में अगर बहुत टफ पेपर आता है तो वो इससे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, जैसे मैथ्स में करते हो वैसे इसके न्यूमेरिकल आते हैं, वो कुछ सिग्मा वगैरह की वैल्यू दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर बताओ, है ना। तो उसमें हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम 110 होता है, मिनिमम 85 होता है। ठीक है, तो अगर इतने लोगों पर स्टडी हो रही है और एक वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर बोला जाता है, मानक विचलन यहाँ पर बोला जाता है। देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूँ, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 बेसिकली नॉर्म्स, मानदंड होते क्या है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आपका रिजल्ट निकालूंगी, है ना। मान लो हम लोग जो हैं क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 50 में से एक लड़का जो है वो सबसे अच्छा स्कोर लेकर आया, 100 नंबर का पेपर था, मतलब परसेंटेज मान लो उसको 85% आए हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर मैंने पूरी क्लास का रिजल्ट निकाल लिया, तो मैंने कुछ नॉर्म्स डिसाइड कर लिए हैं, है ना। और ऐसे ही करके, या मैंने एक आइडियल कंडीशन मान ली कि सभी को यहाँ पर 60% आना ही चाहिए और उसके बेसिस पर रिजल्ट निकाला है, तो मेरे कुछ पैरामीटर्स, कुछ नॉर्म्स यहाँ पर डिसाइडेड हैं। तो वो होता है आपका नॉर्म बेस्ड एवेल्युएशन, आप बोल सकते हो उसको। रियलिबिलिटी, किसी भी टेस्ट में आप रियलिबिलिटी को देखते हैं कि उसकी विश्वसनीयता कितनी है, लोग उस पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, वो वाली चीज़ रियलिबिलिटी होती है ना। और वैलिडिटी, आप सभी को पता है कि जिस समय आप बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, क्या उस समय के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का माहौल है, तो क्या इस समय के अकॉर्डिंग आप जो टेस्ट ले रहे हो वो वैलिड है। ऐसा तो नहीं कि पुराने, आज से 10 साल पहले जो एग्ज़ाम होती थी टेट की, उस पैटर्न पे तो आपने टेस्ट नहीं ले लिया, बहुत ईजी पैटर्न, या बहुत ही ज़्यादा टफ आपने ले लिया है। तो जिस समय आप टेस्ट ले रहे हैं, क्या उस समय के अकॉर्डिंग वो वैलिड है ना। तो ये किसको बताता है, वैलिडिटी को बताता है। और विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि वो विश्वसनीय है कि नहीं, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, वो उसकी रियलिबिलिटी, विश्वसनीयता होती है। अभी आपसे यही पूछा गया था कि प्रसार की बात या परिवर्तनशीलता की बात करी गई, तो ये क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर मानक विचलन यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, आंसर करिए। निम्नलिखित में से डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन डाल्टन्स प्लान मेथड ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल। मतलब डाल्टन का जो हेलन पार्कहर्स्ट ने जो अपनी स्कीम बताई थी, वो किन बच्चों के लिए, हाई लेवल के बच्चों के लिए, हायर लेवल के बच्चों के लिए, सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर, या फिर प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए डाल्टन प्लान सुटेबल है। ठीक है, तो अगर हमने थ्योरी में देखे हैं, तो हमने थ्योरी में तो यही चीज़ पढ़ी थी कि 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ये सुटेबल है। तो क्या मैं इसको माध्यमिक स्तर पर डाल सकती हूँ, डेफिनेटली डाल सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ये माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होती है, जो डाल्टन प्लान योजना है, बेसिकली एक टाइम टेबल है कि बच्चों को किस समय पर अपना कार्य कंप्लीट करना चाहिए, कि उस तरीके से है ना। डाल्टन प्लान इसी तरीके से है कि बच्चे किस समय, कितने समय अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइमिंग वगैरह और इस तरीके से बताया गया। तो ये सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए सुटेबल होती है। हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार से क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, कि सिद्धांतकार ने परिकल्पना की है कि बच्चों के आंतरिक रूप से भाषा सीखने को तैयार होते हैं। Which theorist hypothesized that children are instantly prepared to learn a language। ये चॉम्स्की की बात है, फ्राइड की बात है, स्किनर की बात है, या फिर बर्की की बात है। देखो, बच्चे आंतरिक रूप से भाषा सीखने के लिए रेडी होते हैं, ये वाली बात इन तीन ने तो नहीं बोली होगी। इन तीन में कौन, फ्रायड, स्किनर और बर्की, ये वाली बात किसने बोली है, चॉम्स्की ने बोली है
है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एलईडी का नाम आपको पता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब बच्चे पहले से ही भाषा सीख कर आते हैं, बस हमें क्या करना होता है, उनके पास डिक्शनरी होती है, बस हमें उनको सेंटेंस सिखाने पड़ते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के पास चलते हैं। मास्लो के अनुसार सबसे पहली कौन सी आवश्यकता आती है? अकॉर्डिंग टू मास्लो द नीड कम फर्स्ट। सिक्योरिटी नीड सबसे पहले आती है, रिस्पेक्ट नीड सबसे पहले आती है, फिजिकल नीड सबसे पहले आती है, या फिर सोशल नीड सबसे पहले आती है ना। इससे पहले वाले सेशन में भी आई थिंक हमने मास्लो का ये वाला डायग्राम बनाया था, एक बार और बना लेते हैं। चलो तब तक आप आंसर कर लो। 1 2 3 4 एंड 5 है ना, बॉटम टू टॉप जाता है ये। तो सबसे पहले कौन सी आवश्यकता आती है? सबसे पहले आती है हमारी शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड आती है। उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड आती है, सुरक्षा की आवश्यकता आती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान वो चीज़ें हो गई जो सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सेफ्टी वगैरह, थोड़ा पैसा वगैरह हो, घर वगैरह हो जिसमें हम लोग सुरक्षित रह सकें, है ना। ये 2 चीज़ें होने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं लव एंड बिलोंगिंग के ऊपर, या फिर बिलोंगिंग भी डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हो, लव एंड केयर आप इसको बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्यार और अपनेपन की आवश्यकता, जहाँ पर हमें हमारे साथ कोई चाहिए होता है जो हमारी लव केयर अटेंशन ये सारी चीज़ें हो। तो इसमें फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकता है, साथी हो सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। अब जब तीसरी नीड पूरी हो जाती है तो हम लोग अगली नीड पर आ जाते हैं, आत्मसम्मान, है ना, जिसको आप सेल्फ एस्टीम यहाँ पर बोलते हो। सेल्फ एस्टीम नीड या आत्मसम्मान की आवश्यकता, मतलब हमें जीवन में ये भी चाहिए कि लोग हमारा सम्मान करें, वो सारी चीज़ें, है ना। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है आत्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आत्म सिद्धि, राइट, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, है ना। तो अभी आपसे पूछा गया था सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड आती है, इसको आप बेसिक नीड भी बोलते हो, और बाकी ऊपर की जो होती है वो ग्रोथ नीड होती है, ठीक है। तो बेसिक नीड और ग्रोथ नीड 2 तरीके से भी इसको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अभी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैहिक आवश्यकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के पास चलते हैं। बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया क्या कहलाती है? द चाइल्ड्स टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू अदर स्टिमुली सिमिलर टू द कंडीशनड स्टिमुलस इज कॉल्ड। समझ में आया क्या? ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? द चाइल्ड्स टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू अदर स्टिमुली सिमिलर टू द कंडीशन स्टिमुलस, है ना। कंडीशन स्टिमुलस को देखकर जितने भी प्रकार के दूसरे स्टिमुलस थे, है ना, जितने भी प्रकार के दूसरे वाले, है ना, अगर उस पर उसने प्रतिक्रिया दे दी तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? मतलब हम लोग उसके पास चलें, है ना, उस डॉग के पास चलते हैं जो पावलाव ने प्रयोग किया था। उस डॉग को हमने क्या करवाया था? घंटी को देखकर लार जनरेट हो रही है, हमने यही करवाया था। हमने बेल का प्रयोग यहाँ पर किया था कि जैसे ही डॉग को घंटी की आवाज़ आए वो यहाँ पर अपनी वो लार जनरेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत दूर दूर बैठा हुआ है डॉग हमसे, है ना, और मैंने घंटी बजाई तो डॉग को दौड़कर आना चाहिए, तो डॉग दौड़कर भी आया, उसने लार भी जनरेट करी और मैंने उसको यहाँ पर रोटी दे दी। मतलब मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया कि CS को देखकर उसका CR यहाँ पर जनरेट हो गया। बट इन बिटवीन क्या हुआ, मैंने दूसरी बार जब सेम एक्टिविटी करी, मैंने घंटी बजाई, उस केस में डॉग को दौड़कर आना था, रोटी खानी थी और CR यहाँ पर, लार यहाँ पर, सलाइवा यहाँ पर जनरेट होनी थी, है ना। लेकिन मैंने घंटी नहीं बजाई। एक बार क्या हुआ, घर में खाना बन रहा था तो कुकर की सीटी की आवाज़ आई, तो डॉग को क्या लगा कि ये तो वही घंटी बज रही है, तो वो दौड़कर मेरे घर के बाहर आ गया खाना खाने के लिए। तो प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ सुनकर भी उसने यहाँ पर रिस्पॉन्ड दिया, मतलब CR दे दिया, मतलब कि लार जनरेट हो गई, सलाइवा जनरेट हो गई, है ना। तो CS, तो एक्चुअल CS तो क्या था? एक्चुअल CS था मेरा घंटी, लेकिन उसी से सिमिलर CS क्या हो गया? प्रेशर कुकर की आवाज़ या फिर ट्रेन की सीटी की आवाज़, है ना, ट्रेन की जो आवाज़ आती है उसको सुनकर भी उसको लगा कि नहीं ये वही आवाज़ है, ये वही घंटी है। इतना उतावला था कि वो दौड़कर आ गया खाने के लिए और उसने अगेन क्या कर दिया? CR जनरेट कर दिया। तो एक CS के प्रति सभी दूसरे CS को देखकर अगर वो CR रिस्पॉन्ड जनरेट करता है तो इस चीज़ को मैं रेडीनेस बोलूँ, इस चीज़ को अर्निंग बोलें, एक प्रकार का अर्जन, एक्विजिशन बोल सकते हैं, इसको जनरलाइजेशन बोलें या डिफ्रेंशिएशन बोले, इसको बोला जाएगा जनरलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। विभेदीकरण का इन दोनों का तो कोई कनेक्शन है नहीं इस थ्योरी से। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि समझ पाना कि ये वो घंटी नहीं है जो मेरे लिए बजाई जाती है, या फिर ये
वो वाली आवाज़ नहीं है जो रोज़ मुझे आती है, कोई डिफरेंट वॉइस है, ये डिफरेंट कुछ आवाज़ आ रही है। अगर उस डॉग को ये वाली चीज़ समझ में आ जाती तो उसको क्या बोला जाता, डिफरेंशिएशन यहाँ पर बोला जाता। ठीक है, तो सी एस को देखकर सी आर का यहाँ पर जनरेट होना एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन दूसरे सी एस को देखकर भी यहाँ पर अगर डॉग रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है तो वो चीज़ यहाँ पर क्या कहलाती है, जनरलाइजेशन यहाँ पर कहलाती है। ये तो हमने अभी बात कर ली डॉग के एग्जाम्पल की, एक डॉग किस तरीके से रिस्पॉन्ड यहाँ पर कर सकता है। ऐसी कई सारी दूसरे रियल एग्जाम्पल भी होते हैं जो क्लासरूम में और इन जगह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक बच्चा जो है उसको क्लास में बहुत बुली किया जाता है, उसको बहुत परेशान किया जाता है, उसकी बहुत रैगिंग यहाँ पर ली जाती है, बाकी क्लास के दूसरे बच्चे उस बच्चे को परेशान करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई यूजुअली क्या होता है, वो स्कूल जाने से बहुत डरता है। ठीक है, स्कूल जाने से वो बहुत डरता है, तो जब भी स्कूल बस आती है तो उसको एकदम से डर लगने लग जाता है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कूल यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ नॉर्मली होती है। तो यहाँ पर सी एस को देखकर उसका सी आर जनरेट हुआ, इन जनरल आप ऐसा समझ लो। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ये एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, सी एस को देखकर सी आर जनरेट होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन यहाँ पर कोई भी दूसरी बस आ रही है ना, कोई दूसरी लोकल बस वगैरह भी यहाँ पर आ रही है, तो उसको देखकर, उसके हॉर्न की आवाज़ सुनकर भी अगर बच्चा डरने लग जाता है, पसीना पसीना उसको आ जाता है, कांपने लग जाता है ना, मतलब उसको डरना किस चीज़ से चाहिए था, बेसिकली उस बच्चों से जो स्कूल बस में बैठकर आ रहे हैं, उन बच्चों से उसको डर लगना चाहिए था। लेकिन हर दूसरी बस की आवाज़ सुनकर अगर उस बच्चे को डर लग रहा है तो वो चीज़ क्या है, जनरलाइजेशन है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक बच्चा स्कूल जाने से डरता है और जब भी किसी भी प्रकार की बस की हॉर्न की आवाज़ आती है वो बच्चा डरने लग जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन है। और अगर इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक बच्चा जो है यूजुअली जब टीचर आते हैं क्लास में तभी खड़े होता है, बाकी जब भी उसका कोई फ्रेंड क्लास के अंदर एंटर होता है तब वो उनको ग्रीट करने के लिए, प्रणाम करने के लिए खड़ा नहीं होता है। मतलब उसको समझ में आ गया कि कब उसको यहाँ पर ग्रीट करना है ना, मतलब कि यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर करके, है ना। तो जब स्टूडेंट आए तब खड़े नहीं होना, जब टीचर आए तभी खड़े होना है, क्योंकि यूजुअली बच्चे कर देते हैं ना कि जब कोई भी दूसरा व्यक्ति भी आ रहा है, स्टूडेंट, उसका फ्रेंड भी क्लास में क्यों नहीं आ रहा है, वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, है ना। तो अगर वो डिफरेंस समझ में आ जाता है कि कब खड़े होना है क्लास के अंदर, कब टीचर को नमस्ते बोलना है, तो वो डिफरेंशिएशन है। और नहीं समझ में आया तो वो जनरलाइजेशन है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा ऑप्शन में ये दो चीज़ें आती है। और तीसरा आता है शेपिंग, है ना। शेपिंग इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। जब भी आप किसी पैट एनिमल को वगैरह को, लाइक डॉग कैट, किसी को लेकर आते हैं तो उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे घर में रहना है ना, वो सारी चीज़ें। तो उससे पहले उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको शेपिंग यहाँ पर बोला जाता है, मतलब एक ट्रेन यहाँ पर करने वाली चीज़ होती है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर हुआ, क्योंकि ये एक अकेला टॉपिक है जिससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको ध्यान होगा तो अपना जो पावलाव की थ्योरी है और उनकी जो 3 इक्वेशन है कि यूसीएस को देखकर यूसीआर जनरेट होना, यूसीएस के साथ सीएस भी दिया तो यूसीआर ही जनरेट होगा, और सीएस को देखकर सीआर जनरेट होना। इन तीनों क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिए, हर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन हैं इसके तो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और उनकी जो 5 शर्तें हैं, है ना, पावलोव की जो 5 शर्तें हैं, उसी में से एक जनरलाइजेशन है, उसी में से एक डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो इसने पूछा यही था कि बालक के अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया क्या कहलाती है, जनरलाइजेशन कहलाती है। लेकिन अगर वो डिफरेंस समझ जाता है कि कब रिएक्शन देना है, कब रिस्पॉन्ड देना है, तो फिर उसको विभेदीकरण यहाँ पर बोला जाएगा। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन का आप एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर बताया है। और इसके सामने आपके सामने 4 कॉलम बी के अंदर 4 चीज़ें रखी गई है ना। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको आप सॉल्व करिएगा बैठकर, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।